नो पीछे वाले यू आर न्यू ना अच्छा तुम भी थी ना लास्ट क्लास में बायोमोलिक्यूल्स वाले सो लेट अस रिवाइज इट क्विकली तो लास्ट टाइम वी हैव स्टडीड अबाउट वी हैव स्टार्टेड बायोमोलिक्यूल्स बेसिकली है ना किया था ना स्टार्ट कुछ याद है बायोमोलिक्यूल्स का क्या होते हैं टाइप्स क्या होते हैं तो हमने कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स और फैट्स के बारे में पढ़ा था फिर हमने उसका क्लासिफिकेशन देखा था पॉलीसेकेराइड मोनोसेकेराइड जनरल फार्मूला फॉर कार्बोहाइड्रेट तो शैल आई रिवाइज इट क्विकली फॉर यू और यू कैन मैनेज रिवाइज चाहिए ओके भूल जाओगे नहीं तो कार्बोहाइड्रेट्स आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन ये देखा था हमने फिर हमने देखा था कि उसका एक जनरल फार्मूला होता है एंड दैट फार्मूला इज व्हाट CnH2nOn राइट ऐसा फार्मूला देखा था CnH2nOn ऐसा फार्मूला होता है कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला फिर हमने बात की थी क्लासिफिकेशन के बारे में जहाँ पे हमने देखा कि these are classified as monosaccharide, disaccharide and polysaccharide. ओके ऐसा देखा था फिर हमने देखा कि ऑर्गेनिक these are organic और बायोमोलिक्यूल्स बेसिकली दो तरीके के हो सकते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के अंदर ये सारे आते हैं और इनऑर्गेनिक के अंदर ये सारे आते हैं ऐसा सारा हमने बेसिक इंट्रो देखा था फिर हम कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ गए थे और कार्बोहाइड्रेट्स में मैंने बताया था कि अगर एक मोनोसेकेराइड मतलब सिंगल यूनिट का अगर शुगर है तो दैट इज कॉल्ड एज सिंपल शुगर which has a single unit of sugar and which may contain a 3 carbon to 6 carbon 3 से लेके 6 कार्बन तक हो जाएगा 3 कार्बन है तो ट्राइओ 4 है तो टेट्रोज 5 है तो पेंटोज हाँ ऐसे तो और एग्जांपल्स भी बताए थे कि कहाँ पे वो शुगर मिलता है और क्या है कार्बोहाइड्रेट मतलब रोटी ब्रेड राइस ये सारे एग्जांपल्स देखे मैंने कार्बोहाइड्रेट्स को समझाया था और बाद में मैंने नेक्स्ट प्रोटीन्स को भी थोड़ा सा समझाया था प्रोटीन मतलब दाल लेग्यूम्स पल्सेस ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर लेग्यूम ओके सो फिर आया था डाइसेकेराइड मतलब जहाँ पे दो शुगर यूनिट्स एक साथ जुड़े हुए होते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से मतलब एक शुगर और दूसरा शुगर दोनों जुड़े हुए हैं जिस बॉन्ड से उसको कहते हैं हम वी कॉल इट एज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है ना ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और अगर ऐसे बहुत सारे शुगर एक दूसरे के साथ अगर जॉइंट है टुगेदर वी कॉल इट एज पॉलीसेकेराइड व्हेन मेनी शुगर यूनिट्स आर प्रेजेंट टुगेदर लिंक्ड विद ईच अदर वी कॉल इट एज पॉलीसेकेराइड पॉली मतलब मेनी सेकेराइड मतलब शुगर पॉलीसेकेराइड्स मेनी शुगर यूनिट्स आर जॉइंट टुगेदर तो पॉलीसेकेराइड और उसके एक एग्जांपल लिखा था जैसे सुक्रोज इट इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज तो दो अलग टाइप की शुगर जुड़ी हुई है इसके अंदर फिर लैक्टोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज फिर माल्टोज इज मेड अप ऑफ 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल एक साथ आते हैं तो माल्टोज बनता है ऐसा एग्जांपल लिखा था और ये इसका हर एक का मतलब 3 कार्बन का शुगर है तो कितना फिर दिस इज बेस्ड ऑन द कार्बन नंबर whereas दिस इज बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स ओके कितने शुगर के यूनिट्स है और यहाँ पे कार्बन कितने हैं डिफरेंस समझ में आ रहा है कि क्या है क्लासिफिकेशन में डिफरेंस कि मोनो मतलब एक ही टाइप का शुगर है एक ही यूनिट है शुगर का मतलब 3 कार्बन का एक शुगर कार्बन 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 और इसके अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप होगा ट्राइओस टेट्रोस ऐसे और यहाँ पे क्या है 2 मोनोसेकेराइड मतलब ऐसे 2 मोनोसेकेराइड अगर आएंगे तो उसको बोलेंगे डाइसेकेराइड अगर बहुत सारे मोनोसेकेराइड एक साथ आ गए तो बोलेंगे पॉलीसेकेराइड गॉट इट and this is based on the carbon number okay so this is the classification of carbohydrate फिर हम पॉलीसेकेराइड्स पे आए थे जिसमें होमोपॉलीसेकेराइड और हेटेरोपॉलीसेकेराइड ऐसे दो टाइप्स आते हैं तो होमो मतलब क्या होमो मतलब सेम या सिमिलर होमोपॉलीसेकेराइड मतलब जिसमें एक ही तरीके की शुगर रिपीटेटिवली आ रही हो बहुत बार ओके फॉर एग्जांपल होमोपॉलीसेकेराइड्स दीज आर पॉलीमर ऑफ वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड only one type of sugar is there for example starch उसके अंदर बहुत सारे ग्लूकोज के यूनिट होते हैं सेलुलोज ग्लाइकोजन these are all homopolysaccharides जिसके अंदर एक ही टाइप की शुगर बार बार रिपीट होती है सेम टाइप की मल्टीपल शुगर्स का कॉम्बिनेशन नहीं है
और दूसरा है हेटेरोपॉलीसेकेराइड, इट इज पॉलीमर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसेकेराइड. फॉर एग्जांपल हेपारिन, blood group substances, hyaluronuric acid, etc. chondroitin sulfate, which is essential for maintaining the collagen, skin tight होती है जिससे. और hyaluronic acid is also there. hyaluronic acid तुमने बहुत सारे कॉस्मेटिक्स में सुना होगा, it is rich in hyaluronic acid. तो these all are heteropolysaccharide. hetero मतलब अलग अलग टाइप की शुगर है इसके, अलग अलग टाइप. मतलब एक ग्लूकोज हो सकता है, दूसरा फ्रुक्टोज हो सकता है, तीसरा सुक्रोज हो सकता है. इट कुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ शुगर. ऊपर से जाना है नहीं ना? आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? तो थोड़ा दिस पर इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन बिटवीन. ओके, तो दिस इज द बेसिक क्लासिफिकेशन कि कार्बोहाइड्रेट्स कितने तरीके के हो सकते हैं. इट कुड बी मोनोसेकेराइड, इट कैन बी डाइसेकेराइड, इट कुड बी पॉलीसेकेराइड. व्हेन देयर इज ओनली single sugar unit, there is only a single sugar unit, simple sugar, it is called as monosaccharide. When two monosaccharides are joined together, it is called as disaccharide. When multiple monosaccharides are joined together, it is called as polysaccharide. And the examples I have mentioned कि उसके क्या है. Polysaccharides are further classified as homopolysaccharide and heteropolysaccharide. Homo मतलब same तरीके की repetitive, single type of sugar is involved, and heteropolysaccharide is different type of sugars are involved. Okay, this is called as, अभी ये this is the basic classification. Then we moved on to what? Then we moved on to what? The classification के बाद में we saw the structure and other details of monosaccharide कि वो हाइड्रेट्स के हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है और ऐसे है. दे आर रिड्यूसिंग शुगर्स. अभी रिड्यूसिंग शुगर्स और इसका भी बताया था, उसका जनरल फॉर्मूला तो मैंने बता दिया था, CnH2nOn, where n is equal to what? Number of n is equal to what? Where n can be 3, 4, 5, 7. Where n is equal to number of carbon atoms, you can say your number of molecules. तो अगर फॉर्मूला है C6H12O6 ग्लूकोज. फ्रुक्टोज का भी सेम फॉर्मूला है, लेकिन फ्रुक्टोज इज अ कीटोज शुगर, whereas ग्लूकोज इज अ अल्डोज शुगर. ये भी बताया था लास्ट टाइम, भूल गए होंगे सब लोग. इरेज, डिलीट ऑल, मेमोरी, डिलीट ऑल. मेरा भी फॉल्ट है, मैं भी बिजी थी, मतलब वो. ओके, सो these are the simplest sugar. They have the crystalline structure and soluble in water. sugar सारे soluble होते हैं. देखा होगा तुमने, ग्लूकोन डी का पाउडर भी मिलता है, शक्कर भी मिलती है. अगर फ्रूट का जूस ले लो पानी में घुल जाता है. soluble in water. They are the building blocks or monomers of complex carbohydrate. They have general molecular formula as this. It can be, अभी कार्बन कितने हो सकते हैं? 3, 4, 5, 6, 7, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते कार्बन. तो वो शुगर नहीं, फिर और कुछ बन जाएगा. तो इट कैन बी क्लासिफाइड एज ट्रायोस, टेट्रोस, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन एटम. 3 कार्बन एटम पहले बताया ना, 3 कार्बन एटम है तो ट्रायोस. और ऐसे मोनोसेकेराइड कंटेनिंग अल्डिहाइड ग्रुप. केमिस्ट्री में पढ़ा होगा अल्डिहाइड क्या होता है. CHO जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप है उसको बोला जाता है अल्डिहाइड. तो जिस स्ट्रक्चर, शुगर के स्ट्रक्चर के अंदर अल्डिहाइड ग्रुप है उसको कहा जाएगा अल्डोज शुगर. इट विल बी नोन एज अल्डोज शुगर. अगर कीटोन ग्रुप है, मतलब C डबल बॉन्ड O टाइप का स्ट्रक्चर है, कीटोन ग्रुप है, तो उसको कहा जाएगा कीटो शुगर. ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन. अभी यहाँ पे देखो CHO ग्रुप है, मतलब CH2OH या CHO भी उसको कह सकते हैं हम. तो इट इज a structure of glucose which is having CHO group which is a aldehyde group. तो इट इज अल्डोज शुगर. अगर यहाँ पे C डबल बॉन्ड होता तो वो फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर होता और वो कीटोज शुगर होता. समझा? थोड़ा थोड़ा कि गया पूरा ऊपर से, बाउंस नहीं गया ना. ओके, रिपीट करना हो तो बोलो. फिर दिस इज कॉल्ड, तो अल्डिहाइडिक शुगर. मोनोसैकेराइड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 फर्दर टाइप्स, कीटोसिस और अल्डोसिस. कीटोसिस और अल्डोसिस. अल्डिहाइडिक ग्रुप है तो अल्डोसिस, कीटोनिक ग्रुप है तो कीटोसिस. ओके, तो ऐसे दो. तो ऐसे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है. अब इसमें मैंने कार्बन भी गिनवाए थे, हाइड्रोजन भी गिनवाए थे लास्ट टाइम. कितने होते हैं? तो होते हैं ना 6 कार्बन और
12 हाइड्रोजन एंड 6 ऑक्सीजन, मैंने कितना थे लास्ट टाइम. All the monosaccharides are reducing sugars due to the presence of free aldehyde group. तो फ्री या कीटोनिक ग्रुप, क्योंकि वो रिड्यूस करते हैं क्यूप्रस टू क्यूप्रिक, Cu+2 को Cu+ में वो रिड्यूस करने का काम करते हैं और उनके पास अल्डिहाइडिक ग्रुप है, इसीलिए उनको कहा जाता है रिड्यूसिंग शुगर्स. रिड्यूसिंग शुगर्स मतलब मैंने एग्जांपल दिया था, अगर तुम कोई मोनोसेकेराइड लो, माल्टोज भी लिया तो भी चलेगा, इट इज ऑल्सो अ रिड्यूसिंग शुगर, दो इट इज ये ग्लूकोज लिया तो भी चलेगा. उसको एक सॉल्यूशन बना दो और उसको तुम बेनेडिक्ट रिएजेंट नाम का ब्लू कलर का रिएजेंट डालो. व्हाई इट इज ब्लू इन कलर? बिकॉज इट हैज कॉपर, बिकॉज इट हैज कॉपर. कॉपर जिसमें भी रहेगा उसका कलर ब्लू होता है. ओके, तो बेनेडिक्ट रिएजेंट के साथ मोनोसेकेराइड डाल के देखो और उसको हीट करो. हीट करने के बाद उसका कलर चेंज होगा, ब्रिक रेड कलर में वो कन्वर्ट होगा. अब ब्रिक रेड कलर में अगर वो कन्वर्ट हुआ मतलब ये शुगर कैसा है? रिड्यूसिंग शुगर. तो यही ये बोलना चाह रहा है कि दिस शुगर रिड्यूस द बेनेडिक्ट रिएजेंट दैट इज Cu+, Cu2+to Cu+, since they are capable of transferring hydrogen electrons to other compounds. The process is called as reduction. ये प्रोसेस करवाने वाले जो शुगर्स होते हैं उनको कहा जाता है रिड्यूसिंग शुगर्स. ठीक है, तो शुगर्स मतलब क्लासिफिकेशन कैन बी बेस्ड ऑन, पहला तो क्लासिफिकेशन हमने देखा कि नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स कितने हैं उसके बेसिस पे, मोनो, डाई, पॉली. उसके बाद हमने देखा क्लासिफिकेशन है is based on the functional group which is attached, aldoses and ketoses. तीसरा टाइप का हमने अभी देख रहे हैं रिड्यूसिंग शुगर्स एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स. तो क्लासिफिकेशन कई तरह, मतलब मुझे अगर इस क्लास को क्लासिफाई करना है तो आई कैन क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू द इंटेलिजेंस, आई कैन क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ द किड्स, आई कैन क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू द IQ लेवल. हाँ, ऐसे अलग अलग लेवल्स पे मैं क्लासिफाई कर सकती हूँ ना इन बच्चों को. वैसे ही कार्बोहाइड्रेट्स को जो क्लासिफाई करने का तरीका है वो भी, पहला तरीका हमने देखा कि इट वाज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स. सेकेंड, इट वाज बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप विच वाज अटैच्ड. है ना, थोड़ा सा साइड में बुक गंदा हुआ चलता है, बुक गंदा करने के लिए रहता है, पेंसिल हाथ में रहना चाहिए. और जो भी, और बुक जो है ना वो चीज़ पढ़ने के लिए होती है. बुक जितना गंदा करोगे, जितना पढ़ोगे उतना अच्छा होगा. मैं लिखने नोट्स लिखो ऐसा, दैट इज फुल लेगा. सो बुक यू कैन हाईलाइट इनटू द बुक इटसेल्फ, एवरीथिंग इज देयर इनटू योर बुक. यू डोंट नीड टू रेफर. मतलब ऐसा तो, अब बायोकेमिस्ट्री की सबसे बढ़िया बुक है लेनिंजर by Nelson and Cox. If you want to read biochemistry, if you are interested in bio, this comes under biochemistry. तो बायोकेमिस्ट्री अगर पढ़ना है तो सबसे बढ़िया बुक है लेनिंजर, नेल्सन एंड कॉक्स. तो इतनी बड़ी बुक आती है उसकी, तो वो तो हमको पढ़नी नहीं है. हमको तो बस इंट्रोडक्शन लेना है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन क्या है. तो फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे. और तीसरा वे वी हैव स्टडीड वाज रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर. अगर वो रिड्यूस करते हैं तो in 3 ways the sugar can be classified. First one was based on the number of carbon atoms. Second, based on the functional group attached. Third, it is reducing or non-reducing sugar, the capability to carry out a reduction reaction. ओके, तो ऐसा 3 तरीके से क्लासिफाई करते हो. और ग्लूकोज तो रिड्यूसिंग शुगर कब कहा जाएगा? जब वो Cu+ to क्यूप्रिक करेगी कन्वर्जन, और अगर उसके पास कोई फ्री अल्डिहाइड ग्रुप है तो उसको रिड्यूसिंग शुगर कहा जाएगा. ओके, नाउ C++ ग्रुप अगर है तो उसको हम कीटोनिक शुगर बोलते हैं या कीटोसिस बोलते हैं. अल्डोसिस और कीटोसिस मैंने बताया था ना क्लासिफिकेशन. तो फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे यहाँ पे लिखो अल्डोसिस, कीटोसिस. ऐसे तो तुम ऐसे लिखते हो तो तुमको मेमोरी में क्लिक होगा, क्योंकि यू कैन नॉट एवरी टाइम रीड द पैराग्राफ.
हर बार पैराग्राफ से हटने की जरूरत और रटना मत, रटना नहीं, हमको क्या करना है, समझ के लेना है। समझ में आया तो यू कैन डू द फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट बनाते हो, लिखते हो तुम्हारे ओन लैंग्वेज में समझ के, तो इट बिकम्स इजियर टू अंडरस्टैंड, है ना, ऐसा। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज ग्लूकोज एंड अभी हुआ रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग। अभी ग्लूकोज के बारे में, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यूल एंड द लिविंग थिंग्स। द कंसंट्रेशन इन द ह्यूमन ब्लड इज अबाउट 90 milligrams per 100 ml। 90 milligrams is approximately how much grams? 0.09 grams 100 ml के अंदर। और पूरे बॉडी के अंदर कितना ब्लड होता है हमारे? 5 to 6 liters अप्रोक्सीमेटली। 5 to 6 liters इज इक्वल टू 5000 ml। इसको 5 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा? 2 zeros चले गए तो 2 पॉइंट चले गए, फिर 2 आए, फिर 1 0 आएगा और 9900 ग्राम्स, मतलब 1 kg के आसपास, 1 kg के आसपास शुगर हमारी बॉडी में, पूरे बॉडी के अंदर 1 kg 0.09 मल्टीप्लाई बाय, अगर करते हो 5000 तो जितना आंसर आएगा दैट विल बी इन मिलीग्राम्स, उसको ग्राम्स में कन्वर्ट करो, उतना शुगर तुम्हारी बॉडी के अंदर है। कैलकुलेट हम वी आर मैथमेटिक्स, वी आर नॉट मैथमेटिशियंस, वी आर बायोलॉजिस्ट, इसीलिए तो PCM नहीं लिया ना, PCB लिया। ओके, 90 mg per 1000 The small size and solubility in the water of glucose allows it to pass through the cellular membrane into the cell. The energy is released when the molecules are metabolized by cellular respiration. Abhi, it is the most important fuel in the living cell. Why it is called as so? क्या तुम ग्लूकोज, किसी को चक्कर आ गया, क्या देते हैं तुरंत? ग्लूकोज वाटर, because glucose is the ultimate source of energy. That is why plants also synthesize glucose using carbon dioxide and water। तुम लिखते हो ना रिएक्शन, ये फोटोसिंथेसिस में ये पढ़ा होगा, ये रिएक्शन पढ़ा है। प्लांट सिंथेसाइज ग्लूकोज बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और वही जो ग्लूकोज सिंथेसाइज हुआ है प्लांट में, वही ग्लूकोज हम खा रहे हैं रोटी बना के, राइट ना। प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। एनिमल्स भी खा रहे हैं, हम तो इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, वो एनिमल नहीं है ना। एनिमल भी कोई खा रहे हो, मान लो यू आर ईटिंग अ एग और यू आर ईटिंग अ फिश और एनीथिंग एल्स, तो फिशेस का छोटे फिशेस को खाएंगे, जू प्लैंक्टन्स को खाएंगे जो पानी के अंदर है, या फिर कुछ बकरी वकरी खा रहे हो, तो उसका भी चीज़ों तो फीडिंग ऑन द, हाँ, मतलब अल्टीमेटली प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ एन अल्टीमेट एनर्जी। और वो क्या बना रहे? ग्लूकोज। और वही ग्लूकोज एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में, क्या इकोसिस्टम, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जा रहे हैं, तुम उसको खा रहे, तुमको कोई और खा रहे, दैट इज द फूड चेन, नो। ग्लूकोज इज द अल्टीमेट सोर्स एंड एज इट इज सोल्यूबल इन द वाटर। अगर ग्लूकोज पानी में सोल्यूबल नहीं होता तो एवरी डे वी नीड 120 grams ऑफ ग्लूकोज फॉर आवर ब्रेन, ओनली फॉर ब्रेन, फंक्शनलिटी ऑफ ब्रेन, बेसिक काम करने के लिए, मतलब खाना, नहाना धोना, इधर उधर जाना, इतना काम करने के लिए हमारे बॉडी को 120 grams, बॉडी को नहीं बोल रही हूँ मैं, सिर्फ ब्रेन को बोल रही हूँ, बाकी बॉडी पार्ट्स का छोड़ दो, मूवमेंट करने के लिए, बेसिक मूवमेंट्स करने के लिए, एंड आवर ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स टू फंक्शन, 120 grams ग्लूकोज का एवरी डे वी रिक्वायर, जो हमको खाने से मिलता है ना। तो ग्लूकोज इज इसेंशियल। इफ यू डोंट गेट ग्लूकोज व्हाट विल हैपन? क्या होगा? ग्लूकोज नहीं होगा बॉडी में तो डायरेक्टली वी विल नॉट डाई, हाँ, एग्जॉस्ट हो जाएंगे पहले। फिर हमारी बॉडी क्या करेगी? मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जो स्टोर्ड होता है ग्लूकोज बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन के फॉर्म में, वो यूटिलाइज कर लेगी। मम्मी ने खाना नहीं दिया, फास्ट है या कुछ हो गया, तो हम लोग मरते तो नहीं है तुरंत, है ना। ग्लूकोज हमारे पास ग्लाइकोजन के फॉर्म में एफडी करके रखा है, फिक्स डिपॉजिट, जैसे पैसे बैंक में रखे हुए होते हैं। तो ग्लूकोज इज नॉट डायरेक्टली स्टोर्ड इन द बॉडी, इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। देखा था, उसका ब्रेक डाउन होगा, उससे बॉडी ग्लूकोज बनाएगी। मतलब हमारे घर के अंदर के पैसे खत्म हो गए तो हम क्या करेंगे? बैंक में जाके एफडी तोड़ेंगे,
वैसे ही बॉडी करेगी। तो ग्लूकोज इज द अल्टीमेट, और ग्लूकोज के बिना कुछ हो नहीं सकता। ग्लूकोज इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ये भी तुमने लाइन पढ़ा होगा कहीं पे, बिकॉज इफ देयर इज नो सन देयर विल बी नो फोटोसिंथेसिस, देयर विल बी नो ग्लूकोज, है ना। छोड़ो, तो एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स मेटाबोलाइज्ड बाय द सेलुलर रेस्पिरेशन, ऐसे। तो अभी दूसरा है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज के बारे में, इट लुक्स सिमिलर टू ग्लूकोज बट it can exist in alpha and beta forms. Galactose react with glucose to form a disaccharide called as lactose. मतलब गैलेक्टोज, अभी गैलेक्टोज दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म। और गैलेक्टोज रिएक्ट्स विद द ग्लूकोज टू फॉर्म अ डाइसैकराइड, मतलब ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये दो अलग टाइप के शुगर अगर कंबाइन हो गए तो उससे जो शुगर बनेगा दैट विल बी कॉल्ड एज, विच इज प्रेजेंट इन द लैक्टोज। दूध के अंदर, दूध में लैक्टोज, ब्रेड में माल्टोज, शुगर में सुक्रोज, फ्रूट्स में फ्रुक्टोज, लिखा था इधर ऐसे इस साइड में लिखा था। ओके, तो लैक्टोज बनेगा। हाउएवर ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज कैन नॉट बी इजीली कन्वर्टेड टू वन अनदर, मतलब ग्लूकोज से गैलेक्टोज नहीं बन सकता और गैलेक्टोज से ग्लूकोज नहीं बन सकता, लेकिन गैलेक्टोज कैन नॉट प्ले द सेम रोल एज रेस्पिरेशन, मतलब स्ट्रक्चरली भले सिमिलर हो, स्ट्रक्चरली भले ही सिमिलर हो ग्लूकोज और गैलेक्टोज दिखने में, बट दे आर द आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। अभी आइसोमर टर्म तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा है क्या? आइसोमर ऐसा टर्म आया है अभी केमिस्ट्री में 11th में आया है। व्हाट आर आइसोमर्स, एनएंशियोमर्स, ऐसा सब आया नहीं है। ओके, तो आइसोमर्स मतलब एक ही चीज़ के दूसरा कन्फर्मेशनल फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल आई एम इन द कन्फर्मेशन ए इन दिस स्टेट, हाँ ऐसे खड़ी हूँ ना मैं, कन्फर्मेशन मतलब स्थिति, तो मैं ऐसी खड़ी हूँ कन्फर्मेशन ए स्टेट, लेकिन मैंने वही हाथ अगर नीचे कर दिया तो मेरा कन्फर्मेशन चेंज हो गया, मैं वही हूँ, मेरा क्या चेंज हो गया, कन्फर्मेशन चेंज हो गया, स्ट्रक्चर चेंज हो गया, ऐसा पोजीशन से ऐसा। सिमिलरली ग्लूकोज और गैलेक्टोज भी ऐसे ही स्ट्रक्चरल आइसोफॉर्म्स है एक दूसरे की। क्या है? स्ट्रक्चरल। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, C2 एपिमर, C4 एपिमर, वो सब तुमको अभी केमिस्ट्री में चलना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा, तो आएगा, लेकिन बेसिक देते हैं लोग ना क्या है। तो इट इज दे कैन नॉट बी इजीली कन्वर्टेड इनटू ईच अदर नाउ, बट भले ही वो स्ट्रक्चरली सिमिलर हो लेकिन आइसोफॉर्म्स एक दूसरे के, तो ऐसे नहीं कर सकती मैं कि मैं ग्लूकोज की जगह पे क्या डाल दूँ, गैलेक्टोज डाल दूँ, ऐसे नहीं हो सकता। ग्लूकोज की जगह पे या गैलेक्टोज के, वी कैन नॉट रिप्लेस देम बाय ईच अदर। ओके, फ्रुक्टोज, इट इज अ फ्रूट शुगर एंड केमिकली इट इज नोन एज कीटोहेक्सोज। कीटोहेक्सोज क्यों? क्योंकि कीटोनिक ग्रुप है। कीटोसिस किसको बोला था? जिसके पास फ्री कीटोनिक ग्रुप है। हेक्सोज मतलब क्या? पहले देखा था 6 कार्बन होते तो हम क्या बोलते हैं? हेक्सोज। कीटो मतलब कीटोनिक ग्रुप है उसके पास, C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप है, तो कीटो क्योंकि कीटोहेक्सोज क्योंकि C डबल बॉन्ड O कीटोनिक ग्रुप है उसके पास। हेक्सोज मतलब क्या? उसके पास कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, कीटोहेक्सोज, बट इट हैज 5 एटम रिंग रादर देन, सरप्राइजिंग, क्यों? फ्रुक्टोज रिएक्ट्स विद ग्लूकोज टू फॉर्म सुक्रोज एंड इट इज अ डाइसैकराइड। अभी क्यों है ऐसा 6 एटम्स की बजाय 5 एटम रिंग? बिकॉज एक जो है कार्बन दैट इज C डबल बॉन्ड O में चला गया, और वो लिंकेज का और स्ट्रक्चर देखोगे इधर कहीं पर भी स्ट्रक्चर नहीं दिखाया हम लोगों ने, बट इट इज अ एक्सेप्शन, 5 कार्बन रिंग। ओके, तो उसका स्ट्रक्चर तुम देखोगे तो तुमको मालूम पड़ेगा कि उसके अंदर दिखने के लिए 5 कार्बन है। बोला उसे जाता है कीटोहेक्सोज, लेकिन है कितने कार्बन? 1 कार्बन उसका यहाँ पे बॉन्ड में। स्ट्रक्चर दिया है क्या कहीं पे? नहीं देंगे, ऐसे ही है, देंगे भी तो अच्छी बात है ना, देना चाहिए। नहीं दिया ना, नहीं दे रहे,
मैंने एनसीईआरटी पढ़ाना चाहिए, ये नहीं पढ़ाना चाहिए। एंड बाकी टीचर्स भी यही टेस्टेड बोर्ड ही पढ़ा रहे हैं, नोबडी इज टीचिंग एनसीईआरटी ना। तो फ्रुक्टोज इट इज अ फ्रूट शुगर बाय एटॉमिक एंड तो अगर फ्रुक्टोज ग्लूकोज के साथ रिएक्ट हो गया तो वो बनाएगा सुक्रोज विच इज अ डाइसैकेराइड। तो पहला हमने देखा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज क्या बनता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज इज इक्वल टू फ्रुक्टोज प्लस ग्लूकोज इज इक्वल टू सेंटेंस में लिखा नहीं है लेकिन उसका मतलब वही होता है ना, नहीं देखा। फिर अभी तो ऐसा है, तो बेसिकली तीन हमने मोनोसैकेराइड देखे, कौन से, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज। तो ग्लूकोज एसेंशियल है, इतने कार्बन का होता है, सोल्यूबल इन वाटर है, कितना कितना लगता है वगैरह वगैरह। फिर गैलेक्टोज के बारे में बात की, फिर फ्रुक्टोज। तो अगर तुम्हें कोई कहे कि मुझे 3 मोनोसैकेराइड के एग्जांपल्स दो तो कौन से होंगे, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज, ठीक है। इसके अलावा भी कई सारे मोनोसैकेराइड्स होते हैं जो कि तुमको अभी यहाँ पे नहीं दिए हैं, बट दे आर देयर। राइबोज शुगर इज देयर, ऊपर दिए हैं ना क्लासिफिकेशन के अंदर, तुम देखोगे ऊपर ये देखो कितने तरीके के शुगर है मोनोसैकेराइड, देखो 5 कार्बन वाले, 3 कार्बन वाले इरिथ्रोज, राइबोज शुगर विच इज प्रेजेंट इन द डीएनए, डीऑक्सीराइबोज शुगर डीएनए के अंदर, राइबोज शुगर इन द आरएनए, हेक्सोज शुगर, ब्लड शुगर, फ्रुक्टोज इज देयर, गैलेक्टोज इज देयर, 7 कार्बन की सिडोहेप्टिलोज इज देयर। तो मल्टीपल शुगर्स आर देयर, मल्टीपल टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड देयर। इसमें से तुमने 3 एग्जाम्पल पढ़े बस, दुनिया भर में और कई सारे मोनोसैकेराइड्स हैं जो तुमको अभी यहाँ पे मेंशन नहीं किए हैं। बेसिकली 3 तरीके के यहाँ पे दिए हैं और वो क्या करते हैं और कैसे दूसरे शुगर के साथ मिलके डाइसैकेराइड को बनाते हैं वो भी हमने पढ़ा। यहाँ तक किसी को कुछ बोलना नहीं है। तो फर्स्ट वॉज पहला क्लासिफिकेशन देखा। क्लासिफिकेशन के अंदर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। देन monosaccharides can be further classified based on the number of functional group attached, that is aldoses and ketosis. Then they can be also classified based on the presence or absence of reducing functional group or free aldehydic or ketonic group. If the free aldehydic group is present, we call it as reducing sugar. And the example was glucose is a reducing sugar. ऐसे देखा 3 तरीके से मोनोसैकेराइड को हमने क्लास। अभी सेकेंड है डाइसैकेराइड। मोनोसैकेराइड्स आर रेयर इन नेचर, मोस्ट ऑफ द शुगर फाउंड इन नेचर आर डाइसैकेराइड। क्योंकि फ्रूट है तो फ्रूट तो कोई मोनोसैकेराइड में, फ्रुक्टोज इज नॉट मतलब ऐसा फ्रूट में भी लगे आप फ्रुक्टोज मोनोसैकेराइड मिला, लेकिन अभी मोस्ट ऑफ द थिंग्स अभी सोली ऐसा फ्रुक्टोज से बना हुआ या सोली ऐसा मोनोसैकेराइड से बना हुआ कोई कंपाउंड नहीं होता। तो नेचर में जनरली डाइसैकेराइड फॉर्म में मिलते हैं। डाइसैकेराइड इज फॉर्म व्हेन 2 मोनोसैकेराइड्स आर जॉइंड टुगेदर। 2 मोनोसैकेराइड जब एक साथ आ जाएंगे, पहले भी देखा हमने ना क्लासिफिकेशन में, 2 मोनोसैकेराइड जब एक साथ आ जाएंगे और लिंक हो जाएंगे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से, तो हम कहेंगे कि इट इज अ डाइसैकेराइड। ओके, सैकेराइड मतलब शुगर, सैकेराइड मतलब शुगर, और प्रोटीन में सब अलग अलग आएगा। अभी 2 मोनोसैकेराइड रिएक्ट बाय कंडेंसेशन रिएक्शन रिलीजिंग अ वाटर मॉलिक्यूल। अभी होता क्या है, जब 2 शुगर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ रिएक्ट होते हैं या बेसिकली बाइंड होते हैं एक दूसरे के साथ, तो स्ट्रक्चर जब ऐसा बनेगा, मान लो यहाँ पे कोई शुगर 1 है, दिस इज शुगर 2, एंड इफ दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर बाय अ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, तो ये जब रिएक्शन होता है तब मीनवाइल एक जो वाटर मॉलिक्यूल है वो रिलीज, 1 वाटर मॉलिक्यूल इज रिलीज। द प्रोसेस रिक्वायर्ड, बिकॉज तुम बॉन्ड बना रहे हो, बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी, तोड़ने के लिए भी एनर्जी। तो बॉन्ड बन रहा है ना यहाँ पे 2 शुगर के बीच में, नहीं बन रहा है, नॉट एग्रीड, शी इज नॉट एग्रीड, शी इज नॉट नोटिंग दैट।
ओके, कन्विंस, अगर तुम मेरी बातों से कन्विंस नहीं हो तो यू कैन कीप योर अपोजिशन। ओके, तो अगर दो शुगर यूनिट्स कंबाइन हो रहे हैं विद अ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, बॉन्ड बन रहा है, तो मीनवाइल एक वाटर रिलीज हो रहा है और इस प्रोसेस में, बॉन्ड बनाने के प्रोसेस में आपको क्या आ रही है? A glycosidic bond forms and holds the two monosaccharide units. कौन बांध के रख रहा है दो शुगर को? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। मेरे और तुम्हारे बीच में क्या बॉन्ड है? स्टूडेंट और टीचर बॉन्ड। तो वैसे ना गर्मी होती है। ओके ओके, आगे तो सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज आर द एग्जांपल्स ऑफ डाइसैकेराइड। अभी मैंने बताया ना, लैक्टोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड, अभी इधर लिखा था ना, लैक्टोज किससे बना है? ग्लूकोज और कैलेक्टोज। अभी इधर लिखा था। और फिर सुक्रोज किससे बना है? दो शुगर यूनिट्स, ग्लूकोज यूनिट से सुक्रोज बना है। और माल्टोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड कैलेक्टोज। और लैक्टोज किससे बना है? वो भी लिखा था। तो मतलब एग्जांपल्स ऑफ, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ डाइसैकेराइड। ये सारे शुगर दो शुगर यूनिट से बने हुए हैं। ओके, सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जैसे ग्लूकोज रिड्यूसिंग था, वैसे सुक्रोज रिड्यूसिंग, सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर बिकॉज इट लैक्स अ फ्री अल्डिहाइडिक ग्रुप। उसका स्ट्रक्चर के अंदर ऐसा, या फ्री कीटोनिक ग्रुप ऐसा भी नहीं है, और दिस इज आल्सो नॉट देयर एंड दिस इज आल्सो नॉट देयर। तो दैट इज व्हाई सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्यों नॉन रिड्यूसिंग है? क्योंकि उसके पास ये दोनों फंक्शनल ग्रुप नहीं है। लैक्टोज एंड माल्टोज आर रिड्यूसिंग शुगर बिकॉज लैक्टोज आल्सो एक्सेप्ट। अभी ये क्यों है? क्योंकि उसके अंदर का जो सब यूनिट कंपोजिशन तुम देखोगे, उसके अंदर ग्लूकोज है। जब हम देख रहे थे कंपोजिशन, तभी देखा था, तो उसके अंदर ग्लूकोज है। ग्लूकोज रिड्यूसिंग है, तो ऑटोमेटिकली कंपोजिशन, दोनों दो शुगर में से किसी एक के भी पास रिड्यूसिंग ग्रुप है। दो दोस्तों में से किसी एक भी दोस्त के पास पैसा है तो पार्टी। वैसे अभी डाइसैकेराइड के अंदर लैक्टोज और माल्टोज जो है, ये दोनों डाइसैकेराइड है और इन दोनों दो शुगर सब यूनिट से बने हुए हैं। जैसे मैंने कहा, लैक्टोज किससे लिखा है? एक लिखा है ग्लूकोज और गैलेक्टोज से, और दूसरा लिखा है दो ग्लूकोज यूनिट से। तो ग्लूकोज रिड्यूसिंग है ना भाई, तो ग्लूकोज कंपोनेंट है ना उस शुगर का, तो हो गया ना वो रिड्यूसिंग शुगर। तो दैट इज व्हाई इट इज अ, ऑल्दो दे आर डाइसैकेराइड, दे आर, मतलब इट इज नॉट एसेंशियल कि सारे मोनोसैकेराइड रिड्यूसिंग शुगर है और सारे डाइसैकेराइड नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ऐसे बोल रहे हैं हम? नहीं, मोनोसैकेराइड में भी जिन शुगर के पास फ्री अल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप है, उन शुगर को हम कहेंगे, उन शुगर को हम कहेंगे रिड्यूसिंग शुगर्स। ओके, और डाइसैकेराइड के अंदर अगर दो मोनोसैकेराइड्स तुम्हारे हैं, उसमें से किसी एक में भी रिड्यूसिंग शुगर की प्रॉपर्टी है, दैट इज फ्री अल्डिहाइड। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ रिड्यूसिंग शुगर? इट शुड हैव अ फ्री अल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप। अगर दोनों दोस्तों में से, दोनों शुगर में से किसी एक भी शुगर के पास पैसा, रिड्यूसिंग शुगर का प्रॉपर्टी दैट इज फ्री अल्डिहाइडिक और ketonic group is there, then that disaccharide we can call it as reducing sugar. दोनों में से कोई एक भी रिच है तो दोनों को रिच बोल दिया। Got it? नहीं क्या पता चला? मतलब ऐसा नहीं है। अब मैं बोलूँ कि कोई दो शुगर से बना हुआ, मतलब मोनोसैकेराइड से बना हुआ, मेरे पास कोई डाइसैकेराइड, लेकिन वो दोनों मोनोसैकेराइड के पास फ्री अल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप, तो वो डाइसैकेराइड कैसा हो गया? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। पर ये सुक्रोज से बनता है ना? क्या? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से दोनों के पास है ना अल्डिहाइड के, ग्लूकोज के पास अल्डिहाइड है और फ्रुक्टोज के पास। हाँ तो है ना, इसीलिए तो वो रिड्यूसिंग शुगर है ना। इधर देखिए सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग। सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब
कंपोज क्या बताया? ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज। ग्लूकोज इज रिड्यूसिंग और फ्रुक्टोज क्या रिड्यूसिंग है ना, कीटोन ग्रुप है ना उसमें। कीटोन ग्रुप है, कीटोसिस है, तो एक्सेप्शन हो गया। मतलब ऐसा हम जनरलाइज किया स्टेटमेंट। मतलब सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज आर द एग्जांपल। सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सुक्रोज जब ज्वाइन हो रहा है ना, तुमने क्या बोला, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से बना हुआ है, लेकिन जब वो ज्वाइन हो रहा है ना, तभी उसके अंदर की जो फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोन स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट होगा ना, स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट होगा, बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड बनेगा ना, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनेगा, और वहां पे वो भी जा रहा है, क्या बोल रहे हैं, जब बॉन्ड बन रहा है तभी क्या जा रहा है, CHO जा रहा है। तो दोनों के पास भले ये है या ये है, लेकिन जब जाने का वक्त आएगा बॉन्ड बनते समय, तभी जब दोनों दोस्त है, दोनों के पास पैसे है, लेकिन कॉन्ट्री करके पार्टी करेंगे वो। हाँ, स्ट्रक्चर अभी बना के दिखाओ तुमको सुक्रोज का। इधर इतना बड़ा स्ट्रक्चर में याद रख, इधर है ना ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, देखो इधर CH2OH इज देयर, CH2 ग्लूकोज है, दोनों ग्लूकोज है। माल्टोज दिखाया है इधर, सुक्रोज नहीं दिखाया है। सुक्रोज है क्या? नहीं है यार। लेकिन जब आएगा, जाने की बारी आएगी ना, तो इसमें से वाटर लॉस होगा, स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट होगी, और उसकी वजह से उसके पास ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं बचेगा, ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं बचेगा जो कॉपर के साथ रिएक्ट हो सके बेनेडिक्ट रिएजेंट वाले। डाल के देखो चीनी, नॉर्मल टेबल शुगर, पानी में मिला के सॉल्यूशन बना के देखो, बेनेडिक्ट रिएजेंट में ला के देती हूँ, बर्नर पे हीट करके देखते हैं होता है क्या, नहीं होगा, क्योंकि उसके पास फंक्शनल ग्रुप नहीं है। व्हाइल मेकिंग द स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट्स, वो फंक्शनल ग्रुप्स का लॉस वी कैन नॉट से, स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट हो गया, बॉन्ड बन गया, वाटर का लॉस हो गया, मतलब H2O गया, इधर का H गया, और एक H कहीं और से गया होगा, मतलब दोनों में से, और O भी चला जा रहा है, तो मतलब इसमें से कोई एक O गया होगा। सुक्रोज का स्ट्रक्चर देना चाहिए नहीं उन्हें, जान को समझा नहीं, यू आर नॉट कन्विंस्ड, कन्विंस हुआ ना, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट की वजह से ऐसा है। ओके, भले वो वैसा हो, लेकिन वैसे तो होना चाहिए, सुक्रोज रिड्यूसिंग शुगर होना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं है, क्योंकि ऐसा डाइसैकेराइड और स्ट्रक्चरल, और बोला इसीलिए पहला स्टेटमेंट हो दिया है कि वाटर का लॉस होता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड एंड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इज एस्टैब्लिश्ड, दैट इज ओके। लेकिन लैक्टोज और माल्टोज डाइसैकेराइड है और वो रिड्यूसिंग शुगर है। अब लैक्टोज एग्जिस्ट इन द बीटा फॉर्म which is made up of बीटा गैलेक्टोज एंड बीटा ग्लूकोज। तो अल्फा और बीटा दो कन्फर्मेशन में लैक्टोज मिलता है, मतलब मैं ऐसी खड़ी हूँ या ऐसी खड़ी हूँ। तो अल्फा और बीटा फॉर्म मतलब क्या, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, तुम लीनियर स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो ना, अगर लीनियरली ड्रॉ, ये ऐसा नहीं, रिंग स्ट्रक्चर, इसको रिंग स्ट्रक्चर कहा जाता है। लीनियर स्ट्रक्चर भी होता है, मतलब मैं ग्लूकोज ड्रॉ कर रही हूँ, 3 4 5 6 हो गया। अब इस तरफ HOH मतलब ऊपर HOH ऐसे पूरा 12, हाँ ऐसा निकाला मैंने स्ट्रक्चर ग्लूकोज का। अब कभी कभी ये OH अगर सेकेंड कार्बन के लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में है, उसके ऊपर अल्फा बीटा कन्फर्मेशन डिपेंड करता है, ऊपर है या नीचे है उसके ऊपर भी अल्फा। देखो अभी ये OH नीचे है ना सारे, तो इसका सेकेंड कार्बन का OH ऊपर नीचे, मतलब उसका पोजीशन के ऊपर अल्फा और बीटा कैसे डिसाइड होता है, मैं बोल रही हूँ अल्फा और बीटा, मतलब मेरा ये हाथ ऊपर है तो मैं अल्फा, मेरा ये हाथ ऊपर है तो मैं बीटा। स्ट्रक्चर मतलब OH ग्रुप कहाँ पे है उसके बेसिस, ओके। और कई सारे मतलब स्ट्रक्चर की भी क्लासिफिकेशन करने के टाइप, केमिस्ट्री में ये सब नहीं है क्या, अल्फा बीटा, आइसोमर, एपीमर, इनैंशियोमर, नहीं है, अलग नहीं है। ओके, सीधा का चलो सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव को फिर क्या चल रहा है, पहले इससे खत्म हुआ, दूसरा इससे नोमेनक्लेचर चल रहा है, फिर क्या चल रहा है, एनालिटिकल एनालिसिस ऑफ केमिस्ट्री, एनालिटिकल एनालिटिकल केमिस्ट्री, उसमें क्या क्या पढ़ा तुमने, वो स्टार्टिंग में हाँ मतलब क्या है क्या उसके अंदर, टॉपिक के अंदर केमिस्ट्री में क्या पढ़ रहे हो,
वो वही क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव। अच्छा, क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस वो पढ़ रहे हो। ओके, मेजरमेंट। अच्छा, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये पढ़ रहे हो ना? उतना नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ोगे केमिस्ट्री पढ़ोगे तभी। बायोकेमिस्ट्री भी पढ़ोगे। बायोकेमिस्ट्री इज कंपैरेटिवली इजियर एज कंपेयर्ड टू केमिस्ट्री। दैट इज व्हाई मेनी पीपल गो फॉर केमिस्ट्री इन देयर ग्रेजुएशन। बायोकेमिस्ट्री के लिए भी जाते हैं, लेकिन बायोकेमिस्ट्री लोगों को अच्छी नहीं लगती, पता नहीं क्यों। अच्छी इतनी अच्छी नहीं, बायोकेमिस्ट्री भी अच्छी नहीं। हाँ, स्ट्रक्चर दिया होता तो अच्छा होता। स्ट्रक्चर किसी बुक में देते हैं, अच्छे बुक, स्टेट बोर्ड की बुक में, एनसीईआरटी की बुक में भी, 11th की किसी बुक में। तुमको बायोकेमिस्ट्री की सबसे अच्छी बुक पढ़नी, ई बुक है अवेलेबल, मेरे पास भी है, वेंजर, नेल्सन एंड कॉक्स। सत्यनारायण भी पढ़ लोगे, बुक का नाम है, ओके, सत्यनारायण। द ऑथर का नाम है सत्यनारायण, साउथ इंडियन ऑथर है। इंडियन ऑथर की बुक कभी मतलब पढ़ो, नहीं ऐसी बात नहीं है। सेल बायोलॉजी बाय गेराल्ड कार, सेल बायोलॉजी पढ़नी है तो, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स पढ़नी है तो कोई अलग ऑथर, फॉरेन ऑथर। ये इंडियन ऑथर की बुक पढ़ोगे तो मतलब अच्छे होते वो। इंडियन बुक की कॉपी मतलब वो किसी फॉरेन ऑथर की मल्टीपल कॉपीज का रिव्यू बना के वो बनाई हुई बुक। बायोकेमिस्ट्री के लिए मतलब तुम हायर स्टडीज़ में जाओगे, MBBS फर्स्ट ईयर में, तो बायोकेमिस्ट्री एक तुमको पूर्ण पेपर, द कंप्लीट पेपर यू हैव इज बायोकेमिस्ट्री, फर्स्ट ईयर MBBS। फिर उसके बाद उसके बाद बायोकेमिस्ट्री के बाद तुमको एक आएगा ऑब्स्टेट्रिक्स का पेपर, एक गायनेक का पेपर, फिर एक और मतलब ऑर्थो का पेपर। मतलब MBBS फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट्स ये सारे MBBS 1, 2, 3, 4 करते करते तुमको लग जाएगा कि अरे क्या मैं सारा ही हड्डियों का भी पढ़ रहा हूँ, मसल्स का भी पढ़ रहा हूँ, मैं बोन्स का भी पढ़ रहा हूँ, मैं फिजियोलॉजी का एक पेपर होता है, टॉर्टोरा गाइटन पढ़ोगे। टॉर्टोरा गाइटन आर ऑल्सो फॉरेन ऑथर का बुक, एनिमल फिजियोलॉजी बाय टॉर्टोरा एंड गाइटन। और यही सारे बुक जो होते हैं MBBS वाले रेफरेंस बुक, फिजियोलॉजी के, बायोकेमिस्ट्री के, एनाटॉमी का एक पेपर होगा, फिजियोलॉजी का एक पेपर होगा। तो बायोलॉजी ही मेजर है ना सब। MBBS है मतलब क्या, बायोलॉजी, डॉक्टर बन जाएंगे तो बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, ये 3 पेपर मेजर। और एक पेपर है ऑब्स्टेट्रिक्स, गायनेटिक्स, और सेकेंड ईयर में और पेपर आएंगे, ऑर्थो का पेपर आएगा, ह्यूमन स्केलेटन एक पढ़ोगे पेपर। तो मतलब और ये सारे जो बुक्स पढ़ते हो ना फॉरेन ऑथर्स के, तो ये जो बुक्स है MBBS फर्स्ट ईयर में या MBBS फोर्थ ईयर तक जो यूज हो रहे हैं, वही सेम बुक्स एज अ रेफरेंस बुक यूज करते हैं BSc जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, MSc बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी वाले बच्चे, और बोलते हैं कि BSc और MSc करना MBS से कम है। दे कंसिडर इट एज इंफीरियर। क्या करें, अरे बुक तो वही है ना, रेफरेंस बुक हमने भी वही पढ़ा है हमारे मास्टर्स में और ग्रेजुएशन में। हमारे टाइम में कोई ऐसी बुक नहीं आती थी ग्रेजुएशन में, टेक्स्ट बुक नाम की चीज़ नहीं होती थी। वी यूज्ड टू गो टू द लाइब्रेरी फॉर रेफरेंस बुक्स, वी यूज्ड टू हैव अ सिलेबस, और अगर टीचर नोट्स देता है किसी बुक का उसको जेरॉक्स कर लो, या फिर दूसरा ऑप्शन है यू हैव टू फाइंड आउट कि सिलेबस में क्या कंटेंट है। 11th-12th की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ग्रेजुएशन की बात कर रही हूँ एट दैट टाइम। और MBBS में भी ऐसे ही होता है, तुमको कोई ऐसे लिखवाने वाला नहीं, तुमको एक एक बुक ख़त्म करनी पड़ेगी। 6-6 महीने में एग्ज़ाम, इंटरनल, एक्सटर्नल, वो 10 टाइप के एग्ज़ाम चलते रहते हैं। तो MBBS करना मतलब तुम्हारा जो GB है ना, मेमोरी, उसको KB में चल रहा होगा अभी, MB में चल रहा होगा अभी, है ना। व्हाट इज बिगर, गीगाबाइट, टेराबाइट, दैट इज बिगर नो, उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा तुम्हारी मेमोरी को। तो थोड़ा सा अभी इतना सा बुक करना था ना, अभी तक 10th तक अपने को इतनी सी पतली सी टेक्स्ट बुक करनी थी। अब 11th हो गया, थोड़ी मोटी हो गई, MBBS आ गया और मोटी हो गई, अचानक से मोटी हो गई। The thickness of the book will increase as your standards will increase, ठीक है। Apart from studies थोड़ा सा भटक गए हम लोग, है ना, इसीलिए। और इंडियन अगर इसीलिए लेनिंगर, नेल्सन एंड कॉक्स की बुक अगर किसी को चाहिए, मेरे पेन ड्राइव में एक आध दिन लेके आओ, मैं दे दूँगी उनको।
सेल बायोलॉजी किसी को पढ़नी है, गेराल्ड कार्प नाम का फॉरेन, फिजियोलॉजी किसी को पढ़नी है वो पढ़ो, प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, जो भी फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स किसी को, रसल फॉरेन ऑथर, इंडियन बुक्स पढ़ो, नहीं ऐसे नहीं है, तुम्हारे लेवल को 11th-12th को इंडियन बुक्स से शुरू करो, वो भी काफ़ी है ना। जॉर्डन एंड वर्मा भी पढ़ लिया, जैन भी पढ़ लिया, बायोकेमिस्ट्री का तो भी ठीक है, ये सारे नाम तो तुमने सुने ही नहीं होंगे। फिलहाल NCERT और स्टेट बोर्ड पढ़ लो, पहले वो खत्म हो, लेकिन इसको तुम उसमें पढ़ सकते हो, स्ट्रक्चरल इंटरेस्ट, जैसे यू हैव स्ट्रक्चरल इंटरेस्ट इन द स्ट्रक्चर्स, तो वहाँ पे डिटेल में दिया होगा, फिर उसका एकदम दिया होगा कि अल्फा क्या है, बीटा क्या है, इनैंशोमर क्या है, एपिमर क्या है, और इसीलिए वो बुक्स ज़्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू। तुमने बोल के स्टेटमेंट छोड़ दिया, ऐसे नहीं होता। ओके, डाइसैकेराइड, अभी डाइसैकेराइड्स आर सोल्यूबल इन वाटर बट दे आर टू बिग टू पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन, क्योंकि वो डाइसैकेराइड है, 2 शुगर यूनिट से बने हुए हैं, और वाटर में जाने के बाद ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड टूटा भी और डिसॉल्व भी हो गया शुगर, लेकिन उनका साइज इतना बड़ा है कि दे आर नॉट एबल टू पास थ्रू द मेम्ब्रेन, इसीलिए डाइसैकेराइड कैन नॉट बी द सोर्स ऑफ एनर्जी, वी हैव टू ब्रेक डाउन दैट डाइसैकेराइड इनटू मोनोसैकेराइड्स। मतलब तुमने कोई डाइसैकेराइड खा लिया, वैसे का वैसा डाइसैकेराइड बॉडी यूटिलाइज नहीं कर सकता, तुमको क्या करना पड़ेगा, उस डाइसैकेराइड को तोड़ना पड़ेगा मोनोसैकेराइड्स के अंदर, एंड दैट मोनोसैकेराइड कैन पास थ्रू द मेम्ब्रेन्स which are present in your body, whether it is a cell membrane or blood brain barrier or whatever membranes which are present in your body, cell membrane, तो सेल के अंदर कब जाएगा वो, सेल के अंदर एंट्री सुक्रोज को नहीं है, सेल के अंदर एंट्री लैक्टोज को नहीं है, गैलेक्टोज को नहीं है, सेल के अंदर एंट्री सिर्फ और सिर्फ किसको है, मोनोसैकेराइड, मतलब मोनोसैकेराइड ग्लूकोज को एंट्री है। तो पहले कोई भी कॉम्प्लेक्स शुगर तुम खाते हो, कॉम्प्लेक्स शुगर इन द सेंस वही डाई पॉली स्टार्च, बटाटा खाल्ला पॉलीसैकेराइड है ना, स्टार्च बटाटा मध्ये ब्रेक डाउन करना पड़ेगा पॉलीसैकेराइड को मोनोसैकेराइड के अंदर, तभी अपना सेल उसको एब्जॉर्ब कर सकता है, अदरवाइज नॉट। फर्स्ट वी हैव टू ब्रेक डाउन इट इनटू सिंपलर यूनिट्स। कॉम्प्लेक्स चीज खा रहा ना, पोटैटो चिप्स खा लिया, लिपिड भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, पॉलीसैकेराइड ब्रेक डाउन इनटू सिंपल, तो it is bigger and hence it cannot pass through the membrane by diffusion। अब diffusion बचपन में पढ़ा होगा तुमने, what is diffusion? अब diffusion के ऊपर ही पढ़ा है, छोड़ो। Diffusion is a process in which the solvent moves from higher concentration to lower concentration, and the solute also solute moves from lower to higher concentration। मतलब ये एक सेल है, ही चौकोनी असते सेल, पण आहे माझी सेल चौकोनी आहे, ओके, फॉर अ टाइम बिंग। मेम्ब्रेन आहे इकडे, पडदा आहे, ओके, इकडे वॉटरचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त आहे, इकडे वॉटरचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी आहे, तर हायर टू लोअर जर गेला वॉटर तर त्याला आपण म्हणतो, पण या वॉटरमध्ये मी टाकली शुगर, आता इकडे माझा 1 ग्रॅम शुगर आहे आणि इकडे माझा 0.5 ग्रॅम शुगर आहे, तर काय होईल रे, इकडे शुगर जास्त आहे, इकडे शुगर, जेव्हा सोल्यूटच्या टर्म्स मध्ये आपण बोलतो, व्हेन वी टॉक इन टर्म्स ऑफ सोल्यूट, तो सोल्यूट उल्टा फ्लो करता है। सोल्यूट नहीं सॉल्वेंट में क्या करें, हां सोल्यूट नहीं सॉल्वेंट में, सोल्यूट मतलब जो चीज जैसा केमिस्ट्री में वो पढ़ाएंगे सॉल्यूशन करके तुमको, कॉलिगेटिव सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी धडा है का त्याच्यात। सोल्यूट मतलब नमक सोल्यूट, पानी सॉल्वेंट मतलब जिसमें डिसॉल्व हो रहा है, समझा, हाँ, तो सोल्यूट का उल्टा होता है। तो मतलब डिफ्यूजन मतलब क्या, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में डिफरेंस है। अब मेम्ब्रेन के थ्रू ये प्रोसेस हो रहा है तो उसको ऑस्मोसिस कहा जाएगा, और अगर नॉर्मली हो रहा है तो डिफ्यूजन कहा जाएगा विदाउट एनी मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे डिफ्यूजन से वो पास नहीं हो सकता, लेकिन इट कैन नॉट
मूव थ्रू द सेल बाय डिफ्यूजन लिखा है। अभी डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस इनको डिफरेंस भी नहीं पता। तो मेम्ब्रेन के थ्रू अगर ट्रांसपोर्ट हो रही है तो उसको ऑस्मोसिस कहा जाता है। उनको पता नहीं उनको ऑस्मोसिस कहना होगा, डिफ्यूजन कह दिया उन्होंने। डिफ्यूजन मतलब कोई भी एनर्जी नहीं लगती, एक हायर कॉन्सेंट्रेशन, टंकी बिठाई है ऊपर पानी की, हाई कॉन्सेंट्रेशन है, तुम्हारे घर में लो कॉन्सेंट्रेशन है वाटर का, हाई टू लो पास ऑन होगा, दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। तो ये डाइसैकेराइड्स जो है वो मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं हो सकते क्योंकि उनका साइज बड़ा होता है, डिफ्यूज नहीं हो सकते। डिफ्यूज होना मतलब पास होना, ठीक है। दे आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूरिंग डाइजेशन, और इसीलिए मैंने बोला कि डाइसैकेराइड एज इट इज हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं, बट इनसाइड द बॉडी दे हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट्स, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। Thus, formed monosaccharide then pass into the blood through the cell membrane into the cells. और ऐसे छोटे छोटे मोनोसैकेराइड में अगर उनको हमने कन्वर्ट कर दिया तो सेल के लिए भी आसान होगा, है ना। एक रोटी गुंडाळी खाल्ली अख्खी जातली न चावता, ब्रेकडाउन करायला किती कॉम्प्लेक्स होईल प्रोसेस बॉडीला। एग्जाम्पल, दैट इज लाइक बाइट, वो फिर अंदर जाएगा, सलाइवा के अंदर मिक्स होगा, सलाइवा के अंदर एंजाइम है सलाइवरी अमाइलेज, वो उसको और ब्रेक डाउन करेगा, बॉडी के अंदर गया वो बाइट, फिर बॉडी ने क्या किया, क्लासिफिकेशन किया कार्बोहाइड्रेट का, फिर मोनोसैकेराइड का, तब एंट्री दी। ओके, तो पास इनटू द मेम्ब्रेन इनटू द सेल। तो ऐसा टूटा हुआ मोनोसैकेराइड का यूनिट है सेल। अब यहाँ पे डाइसैकेराइड है, सुक्रोज, वाटर चला गया, हाइड्रोलिसिस किया और उसको दो टुकड़ों में उसने फिर मोनोसैकेराइड और मोनो दोनों ग्लूकोज के यूनिट्स बने। यहाँ पे सुक्रोज का ब्रेकडाउन लिखा है, हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर, हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर। ओके, अब यहाँ पे देखो एक माइटोस का स्ट्रक्चर दिखा है, दिस इज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। सिर्फ नाम के लिए दिखाने का था उनको कि माइटोस कैसे दिखता है, होगा देख लो, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मतलब कैसे दिखता है देख लो ऐसे। अब मोनोसैकेराइड्स आर यूज्ड क्विकली बाय द सेल, बट इफ द सेल डू नॉट नीड ऑल ऑफ द एनर्जी रिलीज्ड इमीडिएटली। मेरे पास पैसा आया, मेरा सैलरी हुआ, लेकिन मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, पहला महीने का पगार अभी शिल्लक है, बाकी है, मुझे अभी ये आया हुआ सैलरी का ज़रूरत नहीं है, मेरे को भूख नहीं लगी है, फिर भी मैंने क्या किया, अभी वड़ा पाव दिखा खा लिया, हालांकि मैं घर से ब्रेकफास्ट करके आई थी, लेकिन वड़ा पाव दिखा खा लिया। उस एनर्जी की मुझे ज़रूरत, बॉडी को इमीडिएट ज़रूरत नहीं है एनर्जी की, तब उस ग्लूकोज का क्या जब तुमको एक्स्ट्रा में मिला है, मतलब तुम्हारा पगार पानी सब अच्छे से है, लेकिन वो ऊपर का इनकम जो तुमको मिल रहा है मलाई, तो उसका क्या करोगे, एफडी करके रखो, गोल्ड में इन्वेस्ट करो, जमीन जायदाद ले लो। सेल भी क्या करेगी, जब सेल को ज़रूरत नहीं है ग्लूकोज की, एक्सेसिव ग्लूकोज जो तुमने खाया है, तब सेल क्या करेगी, इमीडिएटली इट मे गेट स्टोर्ड, गोडाउन में चला जाएगा। गोडाउन किधर है, लीवर के अंदर ग्लाइकोजन के फॉर्म में। मोनोसैकेराइड्स आर कन्वर्टेड इनटू डाइसैकेराइड्स इन द सेल बाय कंडेंसेशन रिएक्शन which results in the formation of polysaccharide as macromolecule. These are too big to escape from the cell. मतलब क्या है इस लाइन का, मतलब मेरे पास पैसे आ गए, थोड़े से पैसे ऐसे आ गए, थोड़े से इधर से आ गए, उधर से आ गए, बहुत सारे पैसे आ गए। अब इन पैसों को रखने के लिए मेरे पास जगह नहीं है, मेरा छोटा पड़ रहा है, मैं क्या करूँगी, मैं बोलूँगी अभी क्रिप्टो करेंसी में तो इन्वेस्ट करते हो तो हिडन है, बिटकॉइन वगैरह, वो तो अलग बात, तो छोड़ो, विजिबल इन्वेस्टमेंट करनी है मुझे किसी में। तो मेरे पास बहुत सारे इनकम से पैसे आ गए और मेरे पास ड्रॉर छोटा है, पैसे रखने के लिए जगह नहीं, मैं क्या करूँगी, गोल्ड शॉप वाला, क्या बोलते हैं उसको, गोल्ड शॉप वाले, हाँ ज्वेलर्स का, ठीक, उसके पास गई, उसको बोला मेरे पास इतना पैसा है, तू क्या कर, मेरे को सोना दे दे। वो मेरे को एक बड़ा सा कॉइन करके दे देगा, मोटा सा, जो मैं आसानी से मेरे ड्रॉर में कोने में कहीं पे भी रख सकती हूँ। तो मेरे पास ग्लूकोज के बहुत सारे मोनोसैकेराइड है, इतना बड़ा सेल रखेगा किधर, उसको मुझे फोल्ड करके, कॉम्प्लेक्स करके, डाइसैकेराइड करके, पॉलीसैकेराइड करके गोली में भर के रखना पड़ेगा ना। नहीं समझा क्या?
है ना, समझा कि नहीं? वो दिख नहीं रहा है हमारे सोलर सिस्टम में। ओके, सो तो दे आर कन्वर्टेड इनटू डाइसैकेराइड्स एंड देन दे आर कन्वर्टेड इनटू पॉलीसैकेराइड, जरूरत पड़ी तो, जरूरत लगी तो, और ऐसा करके रखो। तो एक गोल्ड का कॉइन लिया मैंने 10 ग्राम का, ड्रॉअर में पैसे रखने के लिए मुझे इतनी जगह लगती है, गोल्ड का कॉइन रखने के लिए मुझे छोटी सी जगह चाहिए। अब मोनोसैकेराइड रखने के लिए मुझे इतना सारा सेल में जगह ले लेता, तो मैं क्या करूँगी, उसको पॉलीसैकेराइड में कन्वर्ट करूँगी और स्टोर में रखूँ। अब जब भी मेरे को ज़रूरत पड़ेगी उस एनर्जी की, मेरा सैलरी वैलरी ख़त्म हो गया, कुछ भी पैसा नहीं है, हाँ दिया नहीं सैलरी, तो क्या करेंगे? अब वो गोल्ड का कॉइन है ना मेरे पास, मैं क्या करूँगी, जाऊँगी बोलूँगी ये कीप इट एज, क्या बोलते हैं, गांठ हो गई, यस, उसको कुछ वर्ड है, आई फॉरगॉट दैट वर्ड, इंग्लिश में है, ये अच्छा शब्द है, तो या फिर हाँ मॉर्गेज, यस मॉर्गेज, हाँ वो रखा और पैसे ले लिए। या फिर मैंने क्या किया, उसमें से थोड़ा सा ग्राम उसको बोला कि ये ले ले, उसके बदले में थोड़ा सा कम वजन का मेरे को दे दे, मतलब 10 ग्राम का मैंने दे दिया और 8 ग्राम का ले लिया, मतलब 2 ग्राम का मुझे पैसा दे दे, ऐसा किया। मतलब मुझे जैसे जैसे ज़रूरत पड़ी वैसे वैसे मैंने वो कॉइन मनी के फॉर्म में उससे खर्च कर दिया, तो पॉलीसैकेराइड के फॉर्म में स्टोर हो गया एनर्जी, और जब भी ज़रूरत था मुझे, जब मेरे को मम्मी ने खाना नहीं दिया, तब मेरे पास क्या था, एफडी था पॉलीसैकेराइड का, तो मेरे सेल ने क्या किया, पॉलीसैकेराइड को ब्रेक डाउन किया मोनोसैकेराइड में और यूज़ किया। समझ ला? नहीं समझ ला कि नहीं? एग्जाम्पल का रिलेट नहीं कर रहे क्या? आर यू नॉट रिलेटिंग विद द एग्जाम्पल? तो मतलब जब भी ज़रूरत थी, मतलब सेल के पास कितना अच्छा मैकेनिज्म है कि वो जब ज़रूरत है तब सिंपल को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर सकता है, और कॉम्प्लेक्स को, और सिंपल को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे एनाबोलिज्म, एनाबोलिज्म। और अगर कॉम्प्लेक्स चीज को वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं कैटाबोलिज्म। और ये एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म को एक साथ हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ये तो तुमने सुना ही होगा। तो मेटाबॉलिज्म इज इक्वल टू कैटाबोलिज्म प्लस anabolism, and complex gets converted into simple, it is called as catabolism, and simple get converted into complex, it is called as anabolism. तो सेल के पास ये दोनों चीजें रखने का व्यवस्था है, तो जब भी जरूरत पड़ेगी तभी वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स बना रहा है और कॉम्प्लेक्स टू सिंपल भी बना रहा है। तो यही ये पैराग्राफ का मतलब है। छोड़ो पैराग्राफ, देखो कितना सिंपल लगता है लिखने में, लिख के छोड़ दिया, समझा नहीं? पॉलीसैकेराइड, monosaccharides can undergo series of condensation reaction adding one unit after the other to form a chain till they are very large molecule. एक के बाद एक मोनोसैकेराइड जुड़ता जा रहा है तो उसको कहेंगे पॉलीसैकेराइड। क्या कहेंगे? पॉलीसैकेराइड। एंड दिस प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ मोनोसैकेराइड वन आफ्टर द अदर इज कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन। क्या बोलेंगे? पॉलीमराइजेशन, एक के बाद एक ऐड होते जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज polymerization. Okay. Polysaccharides are broken down by hydrolysis into monosaccharides. Polysaccharide breakdown होने पे monosaccharide में convert हो सकते हैं. Okay. अजिबातच नाही आवडत मी. एकदम न्यूट्रल चेहऱ्याने बसले. नो पॉझिटिव्ह, नो निगेटिव्ह, नो इलेक्ट्रॉन, नो पॉझिट्रॉन, नो प्रोटॉन, नथिंग. शी इज अ न्यूट्रॉन. ओके, सो the properties of polysaccharide molecule depend on its length, branching, folding and coiling. मतलब वो polysaccharide कैसा है, उसका property, nature depends on how it is ब्रांच, हाउ इट इज फोल्डेड एंड हाउ इट इज कॉइल्ड, इसके ऊपर डिपेंड करता है. अब स्टार्च, ऑलरेडी मैं स्टार्च के बारे में बहुत कुछ बोल चुकी हूँ. बटाटा एग्जाम्पल, प्लांट का स्टोरेज टिश्यू. प्लांट विल स्टोर देयर एनर्जी
फूड सोर्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, हम लोग ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके यूज करते हैं। तो प्लांट्स स्टार्च के फॉर्म। या अच्छा, यहाँ तो किसी को कुछ बोलने का है क्या? इतना बड़बड़ मैंने किया, उसको कुछ बोलने का है? बोले मैं बोले मांगे कोपऱ्यात ये इतना अच्छा तो नहीं पढ़ाते हैं, डाउट नहीं आ रहा, मतलब कुछ भी नहीं समझ रहा है इसलिए डाउट नहीं है। हाइड्रोलाइसिस का मीनिंग क्या है? क्या हाइड्रोलाइसिस? Hydrolysis is breakdown of any particular molecule in the presence of water. Hydro मतलब water, lysis मतलब breakdown. शब्दाचा पण breakdown केलं मी बघ, hydrolysis. Okay. तो हाँ, biology, if you don't learn biology without, if you try to learn biology without understanding the words, it will be too difficult for you. शब्दांचा अर्थ जर नाही समजला तर काय होईल? रट्टा मारायला कठीण जाईल, म्हणून रट्टा मारायचा नाही. काय करायचं? हे प्रत्येक लेक्चरमध्ये वाक्य रिपीट होणार आहे. ओके, रट्टा नाही मारायचा. If you understand the thing, अभी मैंने क्या बताया, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सेल को जैसे जरूरत पड़ता है वैसे, फिर क्लासिफिकेशन बताया, फिर ये बहुत सारी। अब इतने से टाइम में 2 घंटे के लेक्चर में मैं चैप्टर फटाफट खत्म करके चली जा सकती थी, हो सकता था ना, अभी तक मेरा पॉलीसेक्रेट खत्म हो जाता, नहीं किया ना। वैसे क्यों? बिकॉज यू शुड अंडरस्टैंड, यू शुड एंजॉय. इफ यू डोंट एंजॉय द प्रोसेस, इट विल बी बोरिंग फॉर यू. एंजॉय द प्रोसेस. अब ये बॉडी से भी रिलेट हो रहा है ना तुम्हारा, की कार्बोहायड्रेट्स कैसे काम कर रहे हैं. जिममध्ये जाऊन फक्त प्रोटीन खाल्लं म्हणजे झालं असं नाही आहे, बाकी गोष्टी पण माहिती पाहिजे ना. प्रोटीन जास्त झालं तर बॉडी काय करणार, कार्बोहायड्रेट जास्त झालं तर बॉडी काय करणार, काय करते बॉडी, काय करेल जास्त झालं तर? एनीथिंग इफ इट इज इन एक्सेस. अगर मान ली ग्लूकोज ज़्यादा हो गया, पैसे बहुत ज़्यादा हो गए, स्टोर भी कर लिया ग्लाइकोजन के फॉर्म में, सेल का भी एक कैपेसिटी है, तो क्या होगा? ब्लड शुगर लेवल और हाई हो गया तो क्या होता है? डायबिटीज. सॉल्ट ज़्यादा खाओगे क्या होगा? ब्लड प्रेशर. अगर शुगर ज़्यादा हो गया, डायबिटीज हो गया, तो तुम अगर यूरिन एग्जामिनेशन करोगे और शुगर लेवल बहुत ही ज़्यादा है किसी डायबिटिक पेशेंट का, तो उसके यूरिन के अंदर भी तुमको शुगर प्रेजेंट मिलेगा. शुगर मतलब मॉलिक्यूल, ऐसा विजिबल शुगर मत इमेजिन करो तुम. ओके, तो इसीलिए यूरिन टेस्ट किया, उसमें भी शुगर. प्रोटीन एक्सेस में आया तो कीटो यूरिया, ग्लूकोज आया यूरिन के अंदर तो ग्लूकोज यूरिया. तो एनीथिंग विच इज एक्सेस इन द बॉडी, फर्स्ट द बॉडी विल ट्राई टू, पहले तो ब्लड ग्लूकोज लेवल राइज होगा, इसलिए ब्लड का एग्जामिनेशन करते हैं और बोलते हैं तुम्हारा ब्लड शुगर ज़्यादा है, मतलब तुम डायबिटिक. और खाना खाने से पहले भी चेक करते हैं, खाना खाने के है ना, खाना खाने से पहले कितना होना चाहिए, खाना खाने के बाद कितना होना चाहिए. हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता है. अब जिस दिन मुझे शुगर टेस्ट कराने जाना हो तो मैं क्या करूँगी, उसके 2 दिन पहले से ही मैं थोड़ा थोड़ा कम खाना खाऊँगी, मीठा बंद कर दूँगी, सो दैट मेरा जो रिपोर्ट है वो अंडर. और अगर ऐसे फॉल्स रिपोर्ट्स आ गए तो मैं खुश रहूँगी कि अरे मेरा तो नहीं, और फिर बाद में मैंने वापस गुलाब जामुन खाना चालू किया, तो क्या फ़ायदा? नॉट रिक्वायर्ड. मतलब अब इसके लिए भी तोड़गा है अपने पास. क्या तोड़गा है? HbA1c नाम का टेस्ट. लैब में जाओ, HbA1c कराओ, 3 महीने का तुमको शुगर पता चलेगा, एवरेज मतलब क्या है, तो पूरा हिस्ट्री कुंडली निकाल लेगा तुम्हारा, क्या खाया था तुमने, मतलब क्या खाया था वो नहीं पता चलेगा. HbA1c का लेवल, ब्लड शुगर लेवल बताएगा, तो तुमको अचानक से HbA1c करने चलेगा. वो प्री वाला और पोस्ट वाला मत करो, शुगर डिटेक्शन किया है. तो कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे हो, मतलब ये सब आया उसके अंदर. सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया मैंने, मोनोसैकराइड डाइसैकराइड खत्म हो गया. ऐसे यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट इन योर डेली लाइफ ऑल्सो. इसीलिए बुक के अंदर दिया है. पढ़ाई का मतलब ऐसा नहीं होता कि वो
सिर्फ हम लोग पढ़ लिए और implement that in your daily life. He is not convinced by my point, ना? Not convinced ना? Daily life में application नहीं है इसका. फिर तुझे जितना अच्छा बॉडी का मेटाबॉलिज्म पता होगा उतना अच्छा तू खाना खाएगा. उतना अच्छा खाना खाएगा मतलब उतना कैलोरीज के बारे में सोचेगा. एक ग्लूकोज एक लिपिड का मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होने पे 9 किलो कैलोरी मिलता है. कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होने पे 4 से 5